we have to assume a string having length L. One end of this string is connected by a vertical ball and second end is connected with a pulley. Here W बराबर mg weight is connected with a pulley also. ठीक है, in such a way that this string always be in tension condition, stretched. I can say in this condition string always be in tension, horizontally tension. Okay. Or what are the properties of this string? This string is perfectly elastic. Density and breadth of this string is equal to its length and mass of unit length of the string is m. Okay. Now if we put this string from its midpoint and free this, then it starts vibrating. What? It starts vibrating. Then what will happen? A tension force acting on the both ends of this string. And what is the reason for acting tension force at the both side of these strings? It is because the tension force acting on these both ends of the string to make in equilibrium position, सो यार टेंशन फोर्स का अप्लाई होने का रीजन क्या है? जब हम इसको मिड पॉइंट से पकड़ के वापस छोड़ते हैं तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है और वाइब्रेट होने से क्या होता है? टेंशन फोर्स एक्ट करता है. उसका एक ही रीजन है टेंशन फोर्स का एक्ट करने का कि ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस आया है तो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए टेंशन फोर्स एक्ट करता है. ओके. नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन वी हैव टू अज्यूम that tension force acting on part AB. भाई सीधा सा मामला, अगर इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशंस को फाइंड करना है तो ये जो स्मॉल पार्ट AB है इस पर मुझे टेंशन फोर्स को देखना है जो कि T बराबर mg होएगा. ओके. ठीक है. अब जब हमने उसको खींचा छोड़ा तो उसमें डिफ्लेक्शन आया. उस डिफ्लेक्शन कंडीशन में इस पार्ट AB पर टेंशन फोर्स एक्ट करेगा जो कि T बराबर mg होगा. इन डिफ्लेक्शन कंडीशन टेंशन फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द पार्ट AB व्हेन डिफ्लेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन दिस पार्ट AB. ओके. नाउ सी हियर एट दिस AB part if inclinations are θ1 and θ2 on the point AB respectively. ओके. मतलब इन A और B पॉइंट पर इंक्लिनेशन मतलब झुकाव θ1 और θ2 है, तब पॉइंट A पे भी टेंशन फोर्स होगा और पॉइंट B पर भी टेंशन फोर्स एक्ट करेगा. अब एक्ट कैसे करेगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा. कहाँ पे? पॉइंट A पे टेंशन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T cos θ1 होगा. ये पड़ा T cos θ1 और वर्टिकल कंपोनेंट T sin θ1 होगा. ओके. सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट B पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा टेंशन फोर्स का वो होगा T cos θ2 एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा T sin θ2. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T cos θ2, वर्टिकल कंपोनेंट T sin θ2. नाउ वी हैव टू अज्यूम दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी लिटिल कंपेयर्ड टू इट्स लेंथ. और ये भी अपन लोगों को पता है कि जो स्ट्रिंग जो है वो क्या इलास्टिक है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है किसका? स्ट्रिंग का, वो लेंथ की कंपैरिजन में कम है. यानी कि मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी लेस देन इट्स लेंथ. देन द इंक्लिनेशन, द वैल्यू ऑफ दीज इंक्लिनेशन दैट आर θ1 एंड θ2 इज वेरी स्मॉल और आई कैन से नेग्लिजिबल. द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 नेग्लिजिबल. मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि θ1 θ2 की वैल्यू नेग्लिजिबल क्यों हुई? क्योंकि इस पार्ट AB में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो उसकी लेंथ की कंपैरिजन में बहुत ही कम है. दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ θ1 θ2 इज नेग्लिजिबली स्मॉल. ओके. सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यानी कि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इनके
जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो टेंशन फोर्स एक्ट करेगा AB के ऊपर वो तो जीरो होगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होंगे उनकी वजह से जो टेंशन फोर्स होगा वो होगा Ft इक्वल्स टू T sin θ1 माइनस T sin θ2। ओके, अपन को पहले से भी पता है कि भाई θ1 और θ2 नेग्लिजिबल स्मॉल है, जिसका रीजन मैंने बताया था कि जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी लेंथ से बहुत स्मॉल है, इस वजह से θ1 और θ2 की वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल स्मॉल है। अगर θ1 θ2 नेग्लिजिबल स्मॉल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T sin θ1 को θ1 लिख सकता हूँ और इसको T tan θ1 लिख सकता हूँ। अब T tan θ1 को मैं T del y अपॉन del x लिख सकता हूँ। इसका क्या है भाई, इंक्लिनेशन है, θ1 को del y अपॉन del x लिख रहा हूँ। ओके, tan θ1 को del y अपॉन del x लिख रहा हूँ। ये T ऐसे है। अब यहाँ पे ऐसे और ऐसे का क्या मीनिंग है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एट पॉइंट A। अगर एस बी होता तो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एट पॉइंट बी, कब, जब उस पर टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा हो, जैसे देखो यहाँ लिखा भी है, then inclination of string at point A will be SA, that is called del y upon del x of A. At point B, inclination at point B, SB, del y upon del x into del B into or del y upon del x of B. Then net force at part AB, F equal to T SA minus SB. Okay. Now if the rate of change of displacement is del x upon del x है, del s upon del x, ये क्या है, rate of change of displacement है x डायरेक्शन में, del s upon del x है, तो क्या होगा, इंक्लिनेशन का डिफरेंस क्या होगा, किस पे, पार्ट ए बी पे, जो कि मैंने पहले ऐसे और एस बी बताया, तो डिफरेंस ऐसे माइनस एस बी होगा ऑब्वियसली, और ऐसे माइनस एस बी को आप ऐसे लिखोगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ये डेल एक्स। ओके, अंडरस्टैंड। एज यू नो दैट एस इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, जो कि मैं पहले अभी बता चुका हूँ, जिसको इंक्लिनेशन कहा गया है। ठीक है, अभी किस पॉइंट पे, यहाँ मैंने मेजर नहीं किया, ए बी नहीं लिखा है, ठीक है, बताया कि इंक्लिनेशन ये है, ये अपन लोग जानते हैं। अगर इस एस की वैल्यू कहाँ रखूं मैं, सॉरी, अगर इस एस की वैल्यू यहां रख दी जाए तो कुछ ऐसा मिलता है, क्या मिलता है, डिफरेंस ऑफ इंक्लिनेशन एट पार्ट ए बी, इस फॉर्म में मिलेगा। ओके, सो द रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, एफ बराबर टी ऐसे माइनस एस बी होगा। ठीक है, टी तो यहाँ है ही, और ऐसे माइनस एस बी को मैंने लिखा था डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जस्ट इसके प्रीवियस स्टेप में इनटू डेल एक्स था वहाँ पे। ठीक है, अब हम ये मानते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ होल स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग का एम था, इस स्मॉल पार्ट का जो मास होगा वो एम डेल एक्स होगा, जो कि यहाँ में लिखा हुआ, और एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में होना है, तो जो एक्सेलरेशन है वो डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके, अब न्यूटन की सेकंड लॉ को यूज करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स F बराबर ma की फॉर्म में होता है। सेकंड लॉ यही कहता है, मास और एक्सेलरेशन, मास यहाँ पे टोटल मास m था, इस पार्ट AB का जो मास था वो m डेल x था, ये m डेल x, और एक्सेलरेशन क्या डेल स्क्वायर y अपॉन डेल स्क्वायर t की फॉर्म में था, जो वर्टिकली y डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, अब अपन ये पहले इससे जस्ट प्रीवियस इक्वेशन में मैंने लिखा था कि फोर्स को टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, एम डेल एक्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। देखो मैंने इसको यहाँ ऐसे लिखा भी है। ओके, अब देखो दोनों तरफ फोर्स इक्वल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इनटू डेल एक्स। यहाँ से डेल एक्स कैंसिल हो गया। अब डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, टी अपॉन एम डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इनटू डेल एक्स। ओके, ये तो कैंसिल हो चुका है, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी टी अपॉन एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब प्रीवियस वीडियो में जब 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए मैंने जब इक्वेशन निकाली थी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर क्या था, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखा था वहां पे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू वहां से क्या हो गई, टी अपॉन एम हुई। ये क्या है, वेलोसिटी है किसकी, ट्रांसवर्स वेव्स की, जो किसमें हो रही है, स्ट्रिंग में आ रही है, तो वी को मैं रूट ऑफ टी बाई एम लिख सकता हूँ। ओके, नाउ वी have already calculated the velocity of transverse waves in stressed string, v equals to root of t by m. Here t is tension force, as we know, here t is
tensile force. Now we have to assume that half diameter of the string, diameter, I am emphasizing on the word diameter of string is R and density D. Then mass per unit length of string क्या होगा, pi r square d होगा, जो कि m के इक्वल हो रहा है, m इक्वल टू क्या हो रहा है, pi r square d हो रहा है. ओके. एंड वेलोसिटी क्या होगी ट्रांसवर्स वेव्स की, क्योंकि टी तो आपको पता है टेंशन फोर्स जो है वो mg की फॉर्म में है. देन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग विल बी mg अपॉन pi r स्क्वायर d. थैंक यू सो मच.